Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Aksha Mishra. आज जो मैं आपका लेक्चर लेने जा रही हूँ वो यूनिट 3 का सेलेजिनेला का 4th लेक्चर है। इसमें हम गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होकर के और गैमेटोफाइट्स बनाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उन पे कैसे डेवलप होते हैं। तो गैमेटोफाइट जो है, अगर हम इसको देखें तो जो स्पोर अभी तक बने थे वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन की मदर सेल कहलाता है। सिलेजिनेला के अंदर हमने पहले मेंशन किया था कि सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस होता है। तो ये दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, एक माइक्रोस्पोर्स और एक मेगास्पोर्स। तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो साइज, स्पोर्स के साइज में और इनके क्योंकि इनके साइज में डिफरेंस होता है तो इनके जो फेट और फंक्शन भी बिल्कुल अलग होते हैं दोनों स्पोर्स के। जैसे माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है और जो फीमेल जो मेगास्पोर होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इस तरह से सिलेजिनेला में दोनों माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि सिलेजिनेला के अंदर दोनों माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर वो जब स्पोरेंजियम में होते हैं तभी जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं जर्मिनेशन इन सीटू। और ये मल्टीसेलुलर स्टेज में जाकर के अपने स्पोर्स से अलग होते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। अब हम लेंगे माइक्रोस्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स बहुत छोटा होता है साइज में, ये 0.015 टू 0.06 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है और ये एक थिक ऑर्नामेंटेड कवरिंग से चारों तरफ से घिरा होता है जिसे एक्साइन, बाहर की कहते हैं एक्साइन, और जो अंदर की होती है वो थिन होती है जिसे कहते हैं इंटाइन। ये ऑर्नामेंटेशन, इसको ऑर्नामेंटेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि एक्साइन में एक पैपलेट भी प्रेजेंट होती है इसके ऑर्नामेंटेशन के लिए। स्पोर्स जो होते हैं वो सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनमें और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फैटी सब्सटेंसेस भी बहुत रिच होते हैं, 35% होता है इसमें। और फैट्स जो होते हैं वो जो अपने जो मेल गैमेटोफाइट से डेवलप होगा उसको उसके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं और इनके अंदर स्पोर्स में कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अब हम लेंगे मेगास्पोर्स का, हमने डिस्कस कर लिया कि मेगास्पोर होते क्या हैं। अब हम लेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्पोर्स से कैसे जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट बनता है। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम में ही जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और लगभग 13 सेल स्टेज में, 13 सेल स्टेज के अंदर ये अपने पेरेंट्स से, स्पोरेंजियम से अलग होते हैं। जो सबसे पहला डिवीजन होता है वो माइक्रोस्कोप स्पोर का, वो एसिमेट्रिकल होता है। देखिए आप डायग्राम में देखिए कि जो फर्स्ट डिवीजन है वो एसिमेट्रिकल है और जिसके कारण दो सेल्स बने हैं, एक लेंटिसुलर सेल जिसे प्रोथेलियर कहा गया है जो छोटा है और एक बड़ा एंटिक्लाइनल सेल बना है। तो प्रोथेलियर सेल जो होता है, अब ये आगे कोई भी डेवलपमेंट में, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पूरे उसमें कहीं कोई उसका कोई काम नहीं है, वो कहीं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओनली दी पूरा जो स्पोरेंजियम है वो एंथ्रीडियल सेल से डेवलप होगा। अब फर्स्ट डिवीजन जो एंथ्रीडियल सेल का है वो एट राइट एंगल्स टू प्रोथेलियल सेल, नीचे प्रोथेलियल सेल है उसके राइट एंगल पे होगा। राइट एंगल पे होने से इसके अंदर दो एंथ्रीडियल सेल्स बन जाते हैं। आप देखिए थर्ड डायग्राम देखिए, दो एंथ्रीडियल सेल्स हैं और ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं। ये दोनों सेल फिर वर्टिकली फिर डिवाइड होते हैं। अब आपने थर्ड डायग्राम में देखा कि दो तो एंथ्रीडियल सेल हैं और एक है प्रोथेलियल सेल, तो ये 3 सेल स्टेज हो गई है। अब जो दोनों सेल्स हैं उसमें एक एक वर्टिकल वॉल बन जाती है जिसके कारण 3 सेल एट राइट एंगल्स टू दी फर्स्ट डिवीजन, जो पहले डिवीजन था उसके राइट एंगल्स पे डिवीजन होता है और इसके कारण एक ग्रुप ऑफ 4 सेल्स बन जाता है। ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, जैसे कि मैंने फोर्थ डायग्राम में बताया है, नीचे देखिए 2+2+1 प्रोथेलियल सेल, इसको 5 सेल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज पे
5 सेल्स हो जाते हैं, 4 सेल्स जो एंथ्रीडियल सेल से बने हुए हैं और एक प्रोथेलियल सेल। अब जो 2 बेसल सेल्स हैं, इसमें जो प्रोथेलियल के जो 2 बेसल सेल्स हैं वो एंथ्रीडियल इनिशियल आगे कोई डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, परंतु ऊपर वाले जो 2 डॉटर सेल हैं वो रिपीटेडली डिवाइड होते जाते हैं और 10 सेल्स बना लेते हैं। अब इस स्टेज पे गैमेटोफाइट के अंदर 13 सेल्स प्रेजेंट हैं। 13 सेल्स, 10 सेल्स तो डिराइव्ड फ्रॉम द अपर डॉटर सेल्स, 2 नीचे की एंथ्रीडियल इनिशियल और एक जो है प्रोथेलियल सेल था जो था वो। तो इस तरह से यहाँ ये 13 सेल स्टेज हो गई है और इस 4 सेंट्रल सेल्स फंक्शन। अब इसके अंदर 13 सेल स्टेज में देखिए जो बीच के अंदर आप 5th डायग्राम देखिए, जो बीच के अंदर बेसल डॉटर सेल्स जो हैं, सॉरी सेंट्रल सेल्स जो हैं वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की तरह बिहेव फंक्शन करने लग जाते हैं। और जो 8 पेरिफेरल जो सेल्स हैं जो जैकेट सेल्स भी कहलाते हैं वो जो है जैकेट सेल्स होते हैं और वो कवरिंग बनाते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट जो है वो 13 सेल स्टेज में से अपने पेरेंट स्पोरेंजियम से अलग हो जाता है और ये जो है अपने आप को फीमेल अब ये बाहर आकर के डेवलप होता है सॉइल के अंदर। अब ये 4 सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स जो हैं इसमें मेल गैमेटोफाइट डिवाइड रिपीटेडली फॉर्मिंग ए मास ऑफ, इसके अंदर जो मेन जो बीच में थे 4 एंड्रोगोनियल सेल्स, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और कम से कम ना करते हुए भी 128 टू 256 एंड्रोजॉइड मदर सेल्स बना लेते हैं या एंड्रोसाइट्स बना लेते हैं। अब ये जो एंड्रोसाइट्स है, हर एक एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस इनटू ए स्पिंडल शेप्ड, जो मैंने साइड में दिखाया सबसे लास्ट डायग्राम, स्पिंडल शेप होता है, बायफ्लैजिलेटेड होता है। और ये एंथ्रोजॉइड्स जो है सिलेजिनेला के अंदर हमने देखा है कि जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर सबसे छोटा अगर एंथ्रोजॉइड है किसी का तो वो सिलेजिनेला का होता है। अब एंथ्रोजॉइड्स के फॉर्मेशन से जैकेट सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और एक अजीब सा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं डिकम्पोज होकर के, और ये एंथ्रोजॉइड्स उसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं जब तक कि मेल गैमेटोफाइट जब तक वो पूरे माइक्रोस्पोर्स की वॉल से एनक्लोज है उसके अंदर, तब तक ही उसके अंदर ही फ्लोट करते हैं। तो हमने ये देखा कि गैमेटोफाइट है, अभी भी गैमेटोफाइट जो है फ्री नहीं हुआ है अपने स्पोर से। ये डिपेंड करता है ये स्पोरोफाइट पे ही डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये जब बिल्कुल परिपक्व हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएगा तब ये फ्री होता है। तो ये सारा था डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर और मेल गैमेटोफाइट। अब हम लेंगे सेकंड टॉपिक, मेगास्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर जो होता है वो माइक्रोस्पोर से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो लगभग 0.15 टू 0.5 मिलीमीटर बड़ा होता है डायमीटर। मेगास्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं और अप्रोक्सीमेटली एक ही साइज के होते हैं, परंतु कई बार हमने देखा है जैसे कि सिलेजिना मॉलिसेप्स के अंदर एक मेगास्पोर ही डेवलप होता है और बाकी के 3 छोटे रह जाते हैं, वो बड़ा हो जाता है और बाकी सब छोटे हो जाते हैं। और सिलेजिना स्टेनोफाइला में 2 बड़े हो जाते हैं और 2 छोटे मेगास्पोर रह जाते हैं। तो ये एक टेट्राहेड्रल टेट्राल्स के रूप में अरेंज रहते हैं। अब जो डायग्राम में देखिए, अब जो वॉल है मेगास्पोर की वो 3 उस कवरिंग में होती है, आउटर मैसिव और इनर इंटाइन। कई सिलेजिना के अंदर ये जो इसकी जो वो होती है मेगास्पोर की जो वॉल होती है वो एक्सोस्पोर बाहर वाली, मीजोस्पोर मिडिल वाली और एंडोस्पोर सबसे अंदर वाली होती है। 3 लेयर्स के बने हुए होते हैं ये, और इसके अंदर एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जो कि एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है, और ये इसमें भी फैटी सब्सटेंस बहुत रिच होता है, नियर अबाउट 48% के करीब होता है। तो
ये सारा आपका एक फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर के बारे में है। और अब हम इसमें कैसे मेगास्पोर से कैसे फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया था कि उसका डेवलपमेंट जो होता है वो स्पोरेंजियम में होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी मेगास्पोर भी फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो भी मेगास्पोरेंजियम में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जस्ट थोड़ी देर पहले, तो थोड़े समय इमीडिएटली बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट चालू हो, उससे पहले क्या होता है, जैसे ये डेवलपमेंट होना शुरू होता है, सेंटर के अंदर मेगास्पोर के सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल अपीयर हो जाता है और इसके कारण साइटोप्लाज्म जो है वो साइड की वॉल्स की तरफ पुश हो जाता है और एक थिन मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देता है। ये जो है आउटर स्पोर वॉल जो है, अब इसके अंदर देखिए 3 वॉल्स थी मेगास्पोर में। अब इसमें जब ये सेंट्रल वैक्यूल बनता है उस दौरान जो आउटर स्पोर वॉल है जिसे एक्सोस्पोर भी कहा जाता है वो बहुत तेज डेवलप होती है, बड़ी हो जाती है। इस कारण से वो मीजोस्पोर और एंडोस्पोर से दूर हो जाती है। इसका मतलब इनके अंदर डिफरेंस एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, स्पेस आ जाता है और इस स्पेस के अंदर एक होमोजेनस लिक्विड फिलअप होता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है मेगास्पोर के वो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं रिपीटेडली और इसके अंदर कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। ये फ्री न्यूक्लियाई जो हैं ये जब अच्छे से डिवाइड हो गए, परंतु ये डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली होते हैं। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यूं कि जो न्यूक्लियाई हैं वो पेरिफेरल साइड में, साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल साइड है वहां पर जो है ज्यादा अत्यधिक पाए जाते हैं और एक ट्राइरेडिएट रिज बना लेते हैं ऑफ द स्पोर एंड बाकी जो है बाकी सब जगह पे थोड़े थोड़े होते हैं। अब क्या होता है कि जब ये एपिकल रीजन में पहुंच जाते हैं तो ये एक लेंस शेप पैड बनाते हैं स्मॉल से, वहां पर इनके वॉल फॉर्मेशन शुरू होती है और एक लेंस से, मैं इसमें थर्ड डायग्राम देखिए उसमें है लेंस की शेप की तरह एक पैड बना लेते हैं स्मॉल सेल से एपिकल एंड पे। और जो है अब बाकी का जो नीचे का पोर्शन है वो और ऊपर सेलुलर पोर्शन, नीचे न्यूक्लियर है और ऊपर सेलुलर पोर्शन बन चुका है कुशन शेप्ड, उन दोनों को एक डायफ्राम बनता है जिससे ये सेपरेट होता है। मतलब सेलुलर कुशन और नीचे न्यूक्लियर वाला रीजन ये डायफ्राम द्वारा एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक लेयर है वो थिकर होती जाती है और उसके थिकर होने से, उसके मोटे गाढ़ा होने से जो मीजोस्पोर है, मीजोस्पोर मीन्स बीच वाली जो वो है लेयर, वो जो है वो बाहर की तरफ पुश होने लग जाती है जिसके कारण वापस मीजोस्पोर एक्सोस्पोर के कांटेक्ट में आ जाती है और साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, इंक्रीज हो चुका होता है अमाउंट में। और इस दौरान जब ये मीजोस्पोर डेवलप होती है और एक्सोस्पोर से वापस जुड़ जाती है, सिंगल हो जाती है, उस समय साइटोप्लाज्म डेवलप हो रहा होता है, इंक्रीजेस हो रहा होता है अमाउंट में। उस दौरान सेंट्रल वैक्यूल गायब हो जाता है, diminishes and disappears। अब जो पार्ट गैमेटोफाइट के डायफ्राम के नीचे का है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और मल्टी सेल, वो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बनता है वॉल फॉर्मेशन से। और इस स्टेज पे जो स्पोर वॉल है वो जो है ट्राइरेडेड रिज से रप्चर हो जाती है और रप्चर होने से जो एपिकल एंड है, जो एपिकल कुशन शेप जो एंड था वो बाहर की तरफ ट्राइरेडेड रिज सेलुलर एपिकल सेलुलर पैड वो बाहर की तरफ आ जाता है एज ए पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो बाहर की तरफ आया है फीमेल गैमेटोफाइट, ये आप फोर्थ डायग्राम में देखिए, फिफ्थ डायग्राम में देखिए, ये जो बाहर आया है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है पर बहुत कम फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इनके अंदर फूड जो है वो एम्ब्रो से ही
इसके अंदर जो है इतना फूड नहीं होता कि ये पूरा दे सके, बस ये फूड बना लेता है। इंपॉर्टेंस है फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रो एंड स्टोर्ड, अब ये स्टोर कर लेता है जो फूड बनाया है उसको। लोअर मल्टी सेलुलर, ये स्टोरेज रीजन कहलाता है, नीचे वाला जो रीजन होता है स्टोरेज रीजन कहलाता है। इस मल्टी सेलुलर पार्ट में ये गैमेटोफाइट के लिए फूड को रिजर्व करता है। और उस दौरान जब ये प्रोट्रूड हो जाता है एक्सोस्पोर से सेलुलर पैड, तो इस पे छोटे छोटे राइजोइड्स भी डेवलप हो जाते हैं बाहर की तरफ, जो इस गैमेटोफाइट को सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं। और कई कई जगह पे ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए भी हेल्प करते हैं, ताकि इजीली जो है फर्टिलाइजेशन हो सके। अब हम लेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, जो मैंने नीचे आपको मार्क किया है, नीचे बताया है। मैंने एक डायग्राम में आपको दिखाया है कि सेलुलर पैड बाहर आते हैं, ये सेलुलर पैड्स के ऊपर कुछ राइजोइड्स भी डेवलप हो जाते हैं। इन राइजोइड्स के बीच के अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं वो अपने आप को आर्किगोनिया बनाने के लिए तैयार करते हैं, मेटामॉर्फोस करते हैं, जिन्हें आर्किगोनियल इनिशियल कहा जाता है। इस आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिकार्डियल डिवीजन होता है, जिससे प्राइमरी कवर सेल और एक सेंट्रल सेल बनता है। अब प्राइमरी कवर सेल में दो वर्टिकल डिविजन्स होते हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जिससे कि नेक इनिशियल्स बनते हैं, और नेक इनिशियल्स वापस डिवाइड होकर ट्रांसवर्सली नेक सेल 8 नेक सेल्स बनाते हैं, प्राइमरी नेक सेल्स, और फिर नेक सेल्स बनाते हैं। ये जो नेक सेल्स होते हैं ये दो टायर्स में 4 ईच में अरेंज होते हैं, और इसी दौरान सेंट्रल सेल जो होता है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन से प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल बनाता है। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है वो वापस डिवाइड होकर के नेक कैनाल सेल वापस डिवाइड होकर के नेक के अंदर सेल्स बनाते हैं, जिन्हें नेक सेल्स कहा जाता है, और वेंटर कैनाल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के एक एग और वेंटर कैनाल सेल बनाते हैं। अब एक नीचे मैंने आपको एक मैच्योर आर्किगोनियम का डायग्राम भी दिखाया है। मैच्योर आर्किगोनियम के नेक के ऊपर आप देखिए 2 सेल लंबी नेक है, जिसके अंदर 8 सेल कम से कम होते हैं, और 2 टायर्स में उपस्थित हैं ये नेक सेल्स जो हैं, और इनके अंदर नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे वेंटर कैनाल सेल है, वेंटर कैनाल के नीचे जो एक फ्लास्क शेप नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसमें एग प्रेजेंट होता है। तो ये सारा आपके आर्किगोनिया का डेवलपमेंट एंड आर्किगोनिया का डायग्राम के बारे में है। अब इधर जो पुमनु हैं वो रिलीज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए पानी के अंदर अपने फ्लैजिला से तैरते हुए आर्किगोनियम के पास आते हैं। आर्किगोनियम के जो नेक कैनाल सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनके डिसइंटीग्रेशन से वहां पे एक म्यूसिलिनस सब्सटेंस बन जाता है, जिसके कारण ये जो है अट्रैक्ट होते हैं एंथ्रोजॉइड्स, और ये अट्रैक्ट होकर के कोई भी एक एंथ्रोजॉइड अंदर एंटर होने के लिए अंदर एंटर हो जाता है। फ्लैजिला बाहर टूट जाता है, उसका अलग रह जाता है, और वो अंदर म्यूसिलिनस सब्सटेंस से फिसल करके अंदर तक चला जाता है। इस दौरान नेक कैनाल सेल वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो चुके होते हैं। ये इस नेक कैनाल के थ्रू इस नेक के थ्रू जो है एग के अंदर चला जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होकर के जायगोट बनाता है। दिस इज ऑल अबाउट द गैमेटोफाइट ऑफ द